नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर। जी हाँ, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह एक ऐसा समूह है जो साहित्य के प्रति समर्पित है। हर सप्ताह हमारे यहाँ 3 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहला मंगलवार को 7 बजे प्रोफाइल पेज पर, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। दूसरा कार्यक्रम बुधवार को काव्य गोष्ठी है कार्यक्रम, और यह कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पेज लाइफ एक्सप्रेसेस पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं स्ट्रीम यार्ड अब ग्रुप में कार्यक्रम अलाउ नहीं करता, इसलिए हम उसके पेज जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस बाय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, वहां आयोजित किया जाता है। गुरुवार को हम कार्यक्रम त्रिवेणी का आयोजन करते हैं। यह कार्यक्रम भी स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हम अपने पेज लाइफ एक्सप्रेसेस पर आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ हमारी प्रतिदिन जो गतिविधियां हैं वे कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर होती हैं। प्रतिदिन लेखन के लिए, सृजन के लिए विषय दिए जाते हैं और उन पर साहित्यकार अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो शुरू होते होते कार्यक्रम में थोड़ा समय लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को शेयर करूं। तो आप सभी का स्वागत है। और सबसे उपलब्धि किसी भी साहित्यकार की यही होती है कि उसकी रचना को, उसकी कविताओं को लोग पसंद करें और सुनने के लिए आएं। आज महीने का पहला मंगलवार है और हमने इस पहले मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम एक कहानी दो कविताओं को अपने देश के महान साहित्यकारों को समर्पित किया है। उनकी एक कहानी और दो कविताएं मैं आपको सुनाया करूंगी। तो चलिए देर नहीं करती, क्योंकि आज का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज जिन महान साहित्यकार को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं वे हैं प्रेमचंद। जी हाँ, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद। और चलिए जल्दी से मैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके सम्मुख रख रही हूँ। जब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जुड़ जाएंगे। और मैं देख रही हूँ आदरणीय उषा उमेश गुप्ता जी की उपस्थिति हुई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दी। और देखिए, ये कार्यक्रम बहुत मन से मैं लेकर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब जुड़ें। और ये जो पहला मंगलवार है वो हम किसी न किसी देश के महान साहित्यकार को समर्पित करते हैं और उनकी कहानी। जैसे पिछली बार जब था तो मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कहानी दो कविताएं प्रस्तुत की थी, और इस बार मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी दो कविताएं सुनाने जा रही हूँ। और ये बहुत ही, हमारे यहाँ एक रविवार को कार्यक्रम होता था कहीं अनकहीं, जिसमें हम साहित्यकारों के विषय में ही बताते थे, जो हमारे देश के महान साहित्यकार हुए हैं, जिनकी परंपराओं को हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनसे पढ़कर हम सीख रहे हैं, उनको हम समर्पित करते थे। लेकिन वो अति व्यस्तता के कारण हमें वो रविवार का कार्यक्रम बंद करना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मंगलवार को मैं उनको समर्पित करूंगी और उनकी कहानी और कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। जी, तो चलिए, विनोद मनचंदा जी जुड़ गए हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग।
और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सुंदर उनकी कहानी, बहुत सुंदर उनकी 2 कविताएं, और सबसे बड़ी बात कि हमें अपना रिवीजन करना चाहिए। हमारे महान साहित्यकार क्या लिख गए या उनका जीवन परिचय क्या था, उसका मुझे लगता है कि रिवीजन होता रहना चाहिए, दोहराना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, तभी हम अगली पीढ़ी को उनके विषय में कुछ बता पाएंगे। अर्चना मोबाइल से जुड़ गई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती अभी हुई है, 31 जुलाई को थी, तो मैंने तभी सोचा था कि मैं अगस्त के पहले सप्ताह को उनके विषय में बात करूंगी। तो हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यास सम्राट, शिक्षक एवं स्वतंत्रता सेनानी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई को 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद जी जब 8 वर्ष के थे तो भी उनकी माता का देहांत हो गया और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा जो थी उनकी फारसी में हुई, और मैंने पढ़ा था कहीं कि उन्होंने जो शुरुआत की लिखने की वो उर्दू भाषा में लिखने की शुरुआत की थी, बाद में वे हिंदी में उन्होंने अपना कदम रखा। तो 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी उन्होंने जारी रखी। 1919 में उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे साथ शालिनी खन्ना जी जुड़ गई हैं। आचार्य विजय तिवारी किसले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। आप आए, आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम मैं लेकर आती हूँ हर मंगलवार को 7 बजे अपने प्रोफाइल पर, जिसका नाम है एक कहानी 2 कविताएं, और आज इसे समर्पित कर रही हूँ मैं हमारे देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, उसके बाद उनकी पहली कविता पर मैं आऊंगी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और हमने सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी कक्षा में अपने हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ी है ये कहानियां। पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, कफन, परीक्षा, शंखनाद, शतरंज के खिलाड़ी, इस पर पिक्चर भी बनी है, फिल्म भी बनी है, मंत्र, पूस की रात आदि बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। लगभग 300 कहानियां मानसरोवर 8 भागों में संकलित है, यानी कि 300 से अधिक उन्होंने कहानियां लिखी थी। सुरक्षा जी आ गई हैं, उनका भी मैं स्नेह से, सम्मान से स्वागत करती हूं। और उनके उपन्यास 8 भागों में उनको मानसरोवर नामक संकलन में संग्रहित किया गया है। उपन्यास गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, निर्मिला, सेवा सदन आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। मंगलसूत्र इनका अंतिम और अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि नाटकों में राष्ट्रीय भावना, हिंदू मुस्लिम जो है मुसलमान जो समन्वय की भावना है, मानव प्रेम है, वो सब दिखाई देते हैं। संपादन भी किया आपने। मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया। और हम देख रहे हैं हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की भी उपस्थिति हो गई है, उनका मैं स्वागत करती हूं। आज का कार्यक्रम देश के महानायक कहूंगी, हिंदी जगत के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को है समर्पित, और उन्हीं के विषय में थोड़ा बता रही हूं मैं, क्योंकि जानना जरूरी है। और मैं कहती हूँ रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं और हमें याद करना चाहिए उन साहित्यकारों को, ताकि हम आगे उन पर चर्चा कर सकें, आगे आने वाली पीढ़ी को बता सकें। जी धन्यवाद सर, वर्मा सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो निबंध संग्रह भी उन्होंने लिखे, कुछ विचार तथा साहित्य का स्वरूप निबंधों से उनके जनवादी दृष्टिकोण का पता चलता है। उर्दू में नवाब राय नाम से वे लिखते थे। आपने अनेक कहानियां लिखी। आपकी सोजे वतन जो है नामक रचना ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेजी शासन ने यह रचना जब्त कर ली थी उनकी। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। प्रीति द्विवेदी जी आ गई हैं, उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा, कृपया जुड़े रहिए, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैं इसके लिए, क्योंकि जो परिचय है, मैं इसके लिए
ठाकुर सुभाष सिंह सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी प्राप्त हुई। वे हमारी पत्रिका में हर महीने एक साहित्यकार को समर्पित करते हैं आलेख, जो हम पहले ही महीने से, जब से हमारी पत्रिका शुरू हुई है, ई पत्रिका 2 साल हो गए पूरे, अब ये 3रा साल चल रहा है, और उनका एक लेख जो साहित्यकार के प्रति समर्पण उनका दिखाता है भाव, वो हमारे इस पत्रिका में लगातार छप रहा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ और उनकी साधना को प्रणाम भी करती हूँ। जी, सभी के आदर्श हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी रचनाएं हैं, उनकी आम आदमी की रचनाएं हैं। तो उन्होंने उर्दू में नवाब राय नाम से अनेक कहानियां लिखी। जैसे कहा, मैंने बताया आपको, शुरुआत उन्होंने उर्दू भाषा से ही की थी, और उनकी सोज़े वतन जो है वो रचना अंग्रेजों के आंख की किरकिरी बन गई थी। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अत्यंत दयनीय स्थिति, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब हो गई थी। 1933 में अपने ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिंटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी उन्हें पसंद नहीं आई। 2 महीने का वेतन एवं 1 वर्ष का अनुबंध पूरा किए बिना ही वे बनारस लौट आए। आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, और सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न सपूत 8 अक्टूबर सन 1936 को इस संसार से हम सदा सदा के लिए विदा हो गया। आज अब इनकी जयंती थी 31 जुलाई को। उस दिन तो प्रोग्राम हम नहीं कर पाए, लेकिन आज उन्हें हम याद कर रहे हैं। अभिधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मृत्युंजय जी, आपको आपके सुपुत्र की, हमारे बेटे की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सबका बच्चा है, वो खुश रहे, और उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उसे हमारी तरफ से पहुंचाइएगा। तो आपका एक कथन उद्धृत करना चाहता हूं। ये लिखा है सुभाष सिंह सर ने कि जो आदमी, मतलब ये उनका ही कथन है, प्रेमचंद जी का, जो आदमी दूसरी कौम से जितनी नफरत करता है, समझ लीजिए कि वह खुदा से उतनी ही दूर है। तो बिल्कुल ये बात कितनी सच्ची कही है उन्होंने। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान खराब नहीं हो सकता। किसी एक की खराबी के कारण हम उसके पूरे धर्म को खराब नहीं कह सकते। आप सभी जानते हैं कि वो कहानीकार और कथाकार के और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कविताएं बहुत कम हैं, बहुत ढूंढी मिली, छोटी छोटी मिली, लेकिन एक जो बहुत सुंदर है, जिसको मुझे लगता है बहुत सारे गजलकार अपना शेर बना कर उस भाव को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। मैंने कई लोगों की ऐसी रचनाएं, गजलें या शेर सुने हैं जिसमें ये ही भाव दिखाई देता है। तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि उर्दू की तरह उन्होंने शुरुआत की थी, उर्दू भाषा में शुरुआत की थी, तो उन्होंने उसी तरह के लहजे में जो रचनाएं लिखी, जो उनकी कविताएं वो शेर और गजल की तरह ही थी। तो देखिएगा कितनी सुंदर ये रचना है। मतलब ऐसी ये कविता है कि एक एक शब्द से जैसे मतलब आज भी वही सार्थक मतलब निकलता है जो उस समय उन्होंने सोचकर लिखा होगा। जी, बहुत बहुत हम उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं। चलिए सुनिएगा। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझको। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे जिसकी जितनी जरूरत थी उसने। सिग्नल थोड़े थोड़े बीच में जा रहे हैं। शालिनी खन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ उमंग सरीन जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। वे भी कहानीकार हैं और समझ सकती हैं कि आज उनका जुड़ाव प्रेमचंद जी से, और उन्हीं की तरह एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ मैं। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। नमस्कार उमंग जी, स्वागत है। एक कहानीकार को दूसरे कहानीकार से मैं
मिलवा रही हूँ। आप सभी जानते हैं प्रेमचंद जी को, आप सबने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मैं आज रिवीजन कराती हूँ ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आप एक बहुत सुंदर कहानी लिख पाए। जी, बहुत ही दयनीय स्थिति से उनका जो जीवन गुजरा, लेकिन जिसे कहते हैं ना, पहले जो इंसान थे वो हालातों से समझौता नहीं करते थे। वो अपनी स्थिति से मतलब स्थिति के साथ, उस दयनीय स्थिति के साथ जीना अधिक पसंद करते थे। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है बीच बीच में। मैं इस कविता को फिर से एक बार लगातार पढ़ूंगी और किसी का बीच में नाम नहीं लूंगी। देखिएगा। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। और ये पंक्तियां देखिएगा, बहुत पसंद है मुझे ये पंक्तियां। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। तो जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। देखिए, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, कितना सुंदर प्रयोग है ये घड़ी का। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। देखिएगा, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम। देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार
बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए, लापरवाह हूं खुद के लिए, मगर सबकी परवाह करता हूं, मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। तो ये थी एक कविता मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई, और बहुत ही सुंदर हकीकत को बयां करता हुआ एक एक अशआर कहूं, इसको पंक्तियां कहूं, लेकिन जीवन की सच्चाइयों से भरा हुआ एक घड़ा है, जो जब भी छलकता है प्यास बुझा कर जाता है, साहित्यकारों की आशीर्वाद देकर जाता है। तो बहुत सुंदर उनकी रचनाएं। चलिए अब मैं जल्दी से कहानी पर आऊंगी, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, जाएगा नहीं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं देख रही हूँ सोनिका जी भी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जी बूढ़ी को बहुत पसंद है। बिल्कुल शालिनी जी, आज मैं एक नई कहानी लाई हूँ जो शायद किताबों में नहीं थी, तो मैंने सोचा कि वो कहानी लाऊं जो आपने बहुत पहले कभी पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी हो, ये भी हो सकता है। चलिए आपको जोड़ती हूँ। प्रमोद तिवारी सर जुड़ गए हैं, उनको अभी मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे बुधर शर्मा सर की भी उपस्थिति दिखाई दी थी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर कहानी है, आप कहीं मत जाइएगा। पिसनहारी का कुआं आपने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, लेकिन आज मेरे अंदाज में, मेरी आवाज में सुनिए। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी पिसनहारी का कुआं, यानी पीसने वाली का कुआं। जी हमारे साथ आदरणीय बाबूलाल वर्मा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। बिल्कुल यही करता है इंसान, ज्यादातर अपनों की परवाह हम ज्यादा करते हैं, और वो हमारा फर्ज भी होता है। चलिए, तो बीच में मैं नाम नहीं लूंगी, जो भी जुड़ेंगे तो कृपया कहीं जाइएगा मत। बहुत सुंदर कार्यक्रम है और बहुत प्रयास है हमारा कि फिर से हम उनको सुने, उनको जाने और आपस में बात भी करें। गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा। तो गोमती मुख्य किरदार है, सुनिएगा, फिर से पढ़ती हूँ। गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, यानी गोमती मृत्युशैया पर पड़ी हुई है और वो चौधरी विनायक जी से कहती है, चौधरी मेरे जीवन की यही लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो काकी, तुम्हारी जो लालसा है भगवान पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूँ। देव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके कहा। बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके वह बोलती है, भैया मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं, जो कुछ है इसी हांडी में है। इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तोलते हुए कि उसमें कितना वजन है, कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं, कुआं बनवाने के लिए कौन देता है। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे दी। गोमती ने गर्व से कहा, भैया
तुम तो तब बहुत छोटे थे। तुम्हारे काका मरे तो मेरे हाथ में एक कौड़ी भी न थी। दिन भर भूखी पड़ी रहती थी। जो कुछ उनके पास था सब उनकी बीमारी में उठ गया। वे भगवान के बड़े भक्त थे, इसीलिए भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूं। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है बेटा। देखने वाले अचरज मानते थे। न जाने इतनी ताकत मुझ में कहां से आ जाती थी। बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए, इसीलिए तो आदमी बेटा बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात बुढ़िया गोमती परलोक सिधारी। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले वे यही थे, कुआं बनवाने में देर न करना। उसके पास धन है यह तो लोगों को अनुमान था, लेकिन 2000 इसका अनुमान किसी को न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया और नीयत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उसे यह अंतिम आदेश दिया था। चौधरी ने गोमती के क्रियाकर्म में बहुत कम पैसा खर्च किया। ज्यों ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट, चूना, पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक वह बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी अगर 2-4 महीने कुआं ना बने तो कोई हर्ज क्या है? हर्ज क्या? चौधरी ने कहा, हर्ज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम भी क्या है? रुपए उसने दे ही दिए हैं, हमें तो सेंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते मरते जल्दी कुआं बनवाने के लिए कहा था। हरनाथ कहता है, हाँ कहा था तो क्या, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है। 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूस तक सवाया हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय के कारण दुविधा में पड़ गया। 2000 के कहीं 2500 हो गए तो क्या कहना। जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो। इस शंका को वे छिपा ना सके और बोले, और जो कहीं घाटा हो गया तो? हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है? मान लो घाटा हो गया तो? हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, यह कहो कि तुम ना रुपया नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हो। अन्य वृद्ध जनों की भांति चौधरी भी बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं ये कब कह रहा हूं कि मैं रुपए न दूंगा, पर लेकिन ये पराया धन है, सोच समझकर उससे हाथ लगाना चाहिए। वनिज व्यापार में कहीं घाटा हो गया तो कौन जानता है व्यापार का हाल। कहीं भाव गिर जाए तो, अनाज में घुन लग जाए तो, कोई मुद्दई घर में आग लगा दे तो। सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाए इन रुपयों को तो? बनाई जो दीवार वो बैठ जाए तो? ये बातें भी तो ही होती हैं। चौधरी के पास अब और कोई दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में भी उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही उसके हाथ पांव फूल गए। बगले झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे? ये बाप बेटे की बातें हो रही हैं। हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बफर कर बोला, सबका सब दे दीजिए, 150 रुपए से क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गए। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने नहीं देखा था। लोक निंदा की तो संभावना थी ही नहीं। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाजों के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात
बोरों की रखवाली करते थे। मजाल न थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी उस पर ऐसे झपटते थे कि बिल्ली भी हार मान लेती। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से आप 50 रुपए ले लें। चौधरी जी झल्लाकर बोले, 50 रुपए क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 500 रुपए का सूद होता। मुझे तुम 2-4 रुपए कम दे दो, और क्या करोगे? हरनाथ ने ज्यादा बद बढ़ाव ना किया और 150 रुपए चौधरी जी को दे दिए। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी ना हुई थी। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी हुई वहां मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में न था, कोई नशा भी नहीं खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हीले हवाले करता रहा। वह साल में थोड़ा सा बस ब्याज दे देता, पर मूल के लिए 1000 बातें बनाता। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे, मुझे परवाह नहीं। इस महीने तुम्हें अवश्य रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत उड़न घाइयां बताई, बहुत सारी बातें बताई, पर चौधरी जी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुंझलाकर कहा, कहता हूं कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा और ना तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज ही रुपए लूंगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआ उठा और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे, और क्या बातों से रोजगार होता है? मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना, सब आज ही थोक खर्चना हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, ये मतलब 500 रुपए आप जो है, हाँ, चौधरी जी ने कहा, तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने बाद दे देना, सब आज ही थोड़ी ना खर्च हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सामान आएगा कुएं का पहले। लेकिन हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौंस सहूं? चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दागबेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी के जो कोठरी की पेच खिसकाकर अंदर आ गया। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां जो नोटों की थी उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया तो सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वह दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए खड़ी थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर वह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की बार वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे में ही जाकर अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक कर दे दिए थे। दिल में उसी वक्त उसने सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा ले जाऊंगा और झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा, तो मेरी और किसी को संदेह ना होगा। पर जब यह पेशबंदी ठीक ना उतरी तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर
लोगों को कहां तक टालता। जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वह नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नालिश कर दी थी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी का उससे कोई वास्ता ना था, पर उसकी जो साख थी वो चौधरी जी के कारण थी। लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ व्यक्ति मानते थे, इसलिए एकनाथ को उधार देते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा ना करता था, पर वह सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि कुएं के रुपए ना छूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ आ पड़े। रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार क्रोध आता था कि चलकर उसकी मूछें उखाड़ दूं, पर मन को समझाया, हमसे मतलब ही क्या है। बेटे का कर्ज चुराना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है। चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है और किसने मचा रखा है। बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। चौधरी, मांग ना लेता तो क्या करता। हलवाई की दुकान पर दादा का फातिहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं। स्त्री, उनकी जो पत्नी है, कहती है, यह नाक कटाई अच्छी लगती है। चौधरी, तो मेरे बस में क्या है। भाई, कभी कुआं बनेगा कि नहीं। 5 साल हो गए। स्त्री, इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया। 1 जून भी मुंह झूठा करके उठ गया था। चौधरी, तुमने समझाकर खिलाया नहीं। दाना पानी छोड़ देने से रुपए नहीं मिलेंगे। स्त्री, तुम क्यों नहीं जाकर समझाते। चौधरी, मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा होगा। स्त्री, मैं रुपए ले जाकर बच्चे को दिए देती हूँ। हाथ में जब रुपए आ जाएंगे तो कुआं बनवा लेना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना। मैं इतना बड़ा विश्वासघात न करूंगा, चाहे घर मिट्टी ही में क्यों ना मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इन बातों पर कोई ध्यान न दिया। वह लपक कर भीतर गई और थैलियों पर जैसे ही उसने हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मारकर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांप रही थी। चौधरी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया। स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल वहां खड़ी है। चौधरी ने ताक की ओर देखा और कहा, कहां, कौन चुड़ैल, मुझे तो नहीं दिखता। स्त्री, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया है। चौधरी, यह सब भ्रम है। बुढ़िया को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। अब तक क्या वह यहां बैठी है। स्त्री, मैंने साफ देखा, वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात में थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी, वह रात को मेरी कोठरी में कब आया। स्त्री, तुमने कुछ रुपयों के विषय में ही कहने आया था तुमसे, उसे देखते ही भाग गया। चौधरी, अच्छा, फिर तो अंदर आओ, मैं देखता हूं। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा ना, अब तो मैं उस कमरे में कभी कदम ना रखूंगी। चौधरी, अच्छा, मैं जाकर देखता हूं। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की शंका ना हुई। गोमती की छाया का कहीं कोई नाम न था। स्त्री द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। वहां होती तो कहां चली जाती। स्त्री, क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखलाई दी। तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गई होगी। चौधरी, तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चा को बुलाकर पूछ लो। चौधरी, खड़ा तो हूं, आकर देख क्यों नहीं लेती। स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास आकर डरते डरते हाथ बढ़ाया, जोर से चिल्लाकर भागी, आंगन में जाकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया। विस्मय से बोला, क्या था, क्या व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ न दिखाई दिया। स्त्री ने हाफते हुए कहा और तिरस्कार पूर्ण भाव में बोली, चलो हटो।
अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। ना जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, खड़ी तो है वह डायन। इतने में हरनाथ भी वहां कहीं से आ गया। माता को आंगन में खड़े देखकर बोला, क्या है अम्मा, कैसा जी है? स्त्री, वह चुड़ैल आज मुझे 2 बार दिखाई दी बेटा। मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा देंगे। लेकिन जो ही थैलियों पर हाथ रखा उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाइए जो उसे मार भगाए। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले की सलाह लेने आया था। जो ही अंदर कदम रखा वह चुड़ैल ताक के पास खड़ी हुई दिखाई दी। मैं बदहवास होकर भागा। चौधरी, अच्छा फिर तो जाओ। स्त्री, कौन? अब तो मैं न जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों ना दे। हरनाथ, मैं आप ना जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, यह बात क्या है? हरनाथ, क्या जाने, आपसे डरती होगी। आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या माजरा है, क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वह होगा, मेरी जान के सिवा कोई क्या ले लेगा? जो खा गया हूं वह तो उगल नहीं सकता। चौधरी, कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? डिग्री मतलब उसे कहते हैं कुर्की के लिए, जो होता है कि अगर किसी ने उधार लिया है और वो नहीं चुका पाता तो सरकार को कंप्लेन हो जाती है और सरकार जो उसकी संपत्ति है उसकी कुर्की कर लेते हैं, ले लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो उसी की बात हो रही है। कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? हरनाथ, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वह नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को कहां तक रोम? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो ये काम छेड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी, बहुत होगा तो 4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है? माता ने कहा, जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसका तो मैं मुंह झुलसा दूं। हमारे जीते जी तुम हवालात नहीं जाओगे। हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था। उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में हैं। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई या दुकान पर कुर्की आ गई तो कुल मर्यादा धूल में मिल जाएगी। क्या हरज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती ही है, कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन। अमीन वही जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो कुर्की करते हैं। कुर्क अमीन, क्या दुकान कुर्क कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? फाइन मतलब 1500 रुपए की। कुर्क अमीन, कुछ लेने देने से न टलेगा? टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा, उसे जो कुछ लेना है उधर से ले चुका होगा। ना हो 1500 रुपए गोमती के रुपयों में से दे दो। उसके रुपए कौन छुएगा? न जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपए कोई हजम थोड़ी ही किए लेता हूं, चलो मैं दे देता हूं। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे वह ना दिखाई दे, लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 500 रुपए निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 5000 रुपयों में से एक भी रुपया ना बचा था। सब जहां जहां से उधार लिया था हरनाथ ने, वहां वहां दे दिए गए। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अब इस संसार में है,
न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही, यहां तक कि मरते दम भी उनकी जबान पर कुएं की रट लगी थी। लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने तिगने लाभ पर हाथ मारा, फिर जुआ खेलना शुरू कर दिया। साल भी न गुजरने पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाती बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक 1 साल बाद हरनाथ ने भी हानि लाभ के संसार से पलायन किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न था। बीमार पड़ी पर दवा दर्पण न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वह भी चल बसी। अब केवल बहू थी और वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब तो कोई आधार ही न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती से भी न लगाती थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर उसे छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप सा आ गया। अगर किसी उपाय से वह एक बूंद दूध बन जाता तो वह अपने आप को धन्य मानती। बालिका की वह भोली, दीन, याचना में सतृष्ण छवि देखकर उसका मातृ हृदय मानो सहस्र नेत्रों से रुदन करने लगा था। उसके हृदय की सारी शुभ इच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मातृ प्रेम के सुख न बंधे थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे किसी तरह जिलाया, पर उसकी दशा जो थी वो दिनों दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने देखा कि वह भूमि पर पड़ी हुई है और बालिका उसकी छाती से चिपटी हुई दूध पीने का प्रयास कर रही है। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहाँ जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंच भूतों में मिल चुके थे। केवल जहां तहां दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आधी दीवारें खड़ी थी। बालिका ने न जाने क्या सोचकर एक खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खोदती रही। न खाने की सुध थी, न पीने की, न कोई शंका, न भय। अंधेरा हो गया पर वह ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से ना निकलते थे, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह चली गई। दूसरे दिन वह बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी वह कभी दिन भर में ना खोदती। दोपहर के बाद वह अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर पहुंची, पर वह आज अकेली न थी। उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां साँझ तक कुआं खोदते रहे, खेल रहे थे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी को निकाल कर बाहर फेंकते थे। तीसरे दिन 2 और लड़के उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा,
हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया था। चौथे दिन तो और भी कई बालक आ गए। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा किसी को इस बात की खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान जो है अपनी खोई हुई भैंस को ढूंढता हुआ उस खंडर के पास जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर और एक बड़ा सा गड्ढा, और वहां एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो वह डरकर भागा। औरों ने भी आकर देखा, कई आदमी थे, कोई शंका ना थी। समीप पर जाकर देखा तो वो बालिका बैठी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने यह गड्ढा खोदा है? बालिका ने कहा, हाँ। गड्ढा खोदकर क्या करोगी? यहाँ कुआं बनाऊंगी। कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और साथ में और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिए बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद कर दिया, पर वह अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्राय श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। उधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका जो मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में सब लोग जब सो जाते थे, वह तब भी ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहां से आ गई थी। 7 वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की इस लड़की में बुद्धि और बातचीत जो है अपनी तिगनी उम्र से अधिक थी। तिगनी उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर वह दिन आ गया कि कुआं बंधा गया और उसकी पक्की जगत बनाई गई, तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई जो किनारी होती है कुएं की। आज उसके हर्ष की सीमा ना थी। गाती थी, चहकती थी, और प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा। तो यह थी कहानी पिसनहारी का कुआं, जो महान साहित्यकार, कथाकार, कहानीकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई थी। और इतनी सुंदर कहानी पढ़ने में तो आनंद आया ही, लेकिन वो मनोस्थिति देखिए कि क्या रही होगी। वो पूरा चित्र आज सामने आता है कि कैसे लोगों ने कितने कष्ट सह के उस समय हमारे देश में योगदान दिया। और ये कष्ट जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की झलक है। जो उन्होंने कष्ट सहे, अपने आसपास के समाज में देखे, उन्हीं को उन्होंने अपने कविताओं और कहानियों में बांचा है। तो मैं उनको शत नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अब मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगी, और जो जुड़े हुए हैं उनको उनके नाम पढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ प्रिय ललित मोहन जोशी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हर मंगलवार को 7 बजे ये कार्यक्रम होता है जिसका नाम है एक कहानी 2 कविताएं, और पहले मंगलवार को हम अपने देश के महान साहित्यकारों को समर्पित करते हैं। बाकी 3 मंगलवार को हम अपने जो है आज के दौर के जो रचनाकार हमसे जुड़े हुए हैं उनकी कहानी प्रस्तुत करते हैं। मेरी भाभी हिमानी राणा जी भी जुड़ी हुई हैं, और इससे पहले मैंने देखा था मेरे भाई विकास राणा भी जुड़े थे। उन दोनों को धन्यवाद देती हूँ जुड़ने के लिए, कहानी सुनने के लिए, मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए। सोनिका गोस्वामी जी जुड़ी हैं, राजीव गौतम जी जुड़े हैं, सुरक्षा खुराना जी जुड़ी हुई हैं, कविता कुमारी शर्मा जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत करती हूँ कविता जी आपका। और जी मुझे ये कार्यक्रम बहुत पसंद है और मुझे बहुत आनंद आता है कहानी सुनाने में, और ये बहुत सुंदर कहानी थी। तो मैंने कहानी ऐसी चुनी जो कम सुनी हो आपने, तो आनंद ज्यादा आता है।
लंबी कहानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही कहानियां हम सुनेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे। तो शालिनी खन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और उषा उमेश गुप्ता जी स्टार्टिंग से अब तक लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत धन्यवाद देती हूँ दीदी कि आप जुड़ी हैं। हर्षल राणा जी जुड़ गए हैं, मेरे भतीजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, खुश रहो बेटा, खूब स्वस्थ रहो, खूब आनंद से रहो। तो ये था कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कल हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है काव्य गोष्ठी, जो लाइफ एक्सप्रेसेस हमारा पेज होता है, पृष्ठ होता है, वहां पर होता है 7 बजे से। गुरुवार को होता है त्रिवेणी कार्यक्रम, इस बार मैं आ रही हूँ त्रिवेणी लेकर, तो जरूर जुड़िएगा गुरुवार को 7 बजे, वो भी लाइफ एक्सप्रेसिव। सारी जानकारी मेरे प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएंगे कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। समय निश्चित है 7 बजे। तो 2 जगह कार्यक्रम होते हैं हमारे ऑनलाइन वाले, और लेकिन जो ग्रुप है हमारा कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह, उसमें भी हमारी गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं। उसमें हम विषय देते हैं हर रोज, उस पर लोग सब साहित्यकार, हमारे मित्र जन, श्रेष्ठ प्रबुद्ध जन जो है वहां पर अपनी रचनाएं लिखते हैं, तो बहुत आनंद आता है उनको भी पढ़कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए, स्नेह देने के लिए। फिर आऊंगी अगले मंगलवार को किसी रचनाकार की एक कहानी 2 कविताएं लेकर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।